ड्रामा के स्टार्ट में हम दो सौतेली बहनों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम वेन सियू होता है और एक का नाम वेन झैंग होता है। वहाँ पर वेन सियू ने वेन झैंग को धोखे से बुलाया था। वेन झैंग कहती है वेन सियू से कि बताओ मेरी मदर कहाँ पर है। वेन सियू कहती है कि तुम कितनी बेकार हो, बिल्कुल ही स्टूपिड, जैसे तुम्हारी माँ स्टूपिड वैसे ही तुम। मैंने तो ट्रिक खेला था, देखो तुम यहाँ पर फंस गई। वो कुछ लोगों को बुलाती है तो वेन झैंग उन लोगों पर अटैक करती है और उनको नीचे गिरा देती है। साथ में वेन सियू के गले पर अपनी हेयर पिन रखती है और बोलती है कि तुम मेरी माँ का नाम लेकर मुझे कैसे यहाँ पर बुला सकती हो। लेकिन क्योंकि वेन सियू ने वेन झैंग को ड्रग दे दिया था जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगता है। कहती है ऐसा तुमने क्यों किया, बताओ ना। तो वेन सियू वेन झैंग को थप्पड़ मार देती है, कहती है कि तुम हो ही इसी लायक, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी माँ की मेडिकल रिकॉर्ड बुक कहाँ पर है। वो हर्बल मेडिकल बुक मुझे नहीं दी ना तो देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगी। कहती मैं मर भी गई ना तब भी मैं अपनी माँ की मेडिकल बुक के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तो सियू क्या करती है ना, अपने सैनिकों को बुलाती है, कहती है कि इसे अच्छे से सर्व करना। वो कहती है दूर रहना मुझसे, प्लीज दूर रहना। वो फिर से अटैक करती है और वहां से भागती है। सियू कहती है पकड़ो इसे, ये जाने ना पाए यहाँ से। वो भागती रहती है लेकिन अचानक से बीच से ही उसे कोई पकड़ लेता है। पता चलता है ये प्रिंस होते हैं और उनके ऊपर भी किसी ने ड्रग का असर किया था। इस वजह से वहां पर अब दोनों ही नशे में होते हैं तो कहीं न कहीं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। दोनों ही अपनी नाइट वहां पर स्पेंड करते हैं। पता एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं होता है, बस इतना कि झैंग के हाथों में एक फूल का निशान बना हुआ होता है और प्रिंस थे उनके पीठ पे घाव के निशान बने हुए होते हैं। तो बस इतना ही उन दोनों लोगों के बारे में पता था। अब इस बात को पूरे 6 साल बीत चुके होते हैं जहाँ पर झैंग के एक लड़का और एक लड़की जुड़वा बच्चे होते हैं। वो कहती है कि वेन फैमिली से मुझे पूरी तरीके से निकाल दिया गया क्योंकि वेन सियू ने फोर्स किया, वहाँ पर मेरे बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाई। लेकिन अभी 6 साल बाद भी सियू झैंग के पीछे वैसे ही पड़ी थी जैसे 6 साल पहले। कहती है इतना टाइम बीत गया लेकिन अभी तक मेडिकल बुक नहीं ढूंढ पाई हूँ, बट धीरे धीरे मैं ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। अपने सैनिकों को भेजती है कि इसके पीछे लग जाओ। इधर हम देखते हैं कि जो लड़की होती है उसका नाम जिनबो होता है और जो लड़का होता है उसका नाम चेनबा होता है। जिनबो कहती है मामा देखो ना कितनी डिलीशियस कैंडी है, प्लीज मुझे लेना है। आती है लेने, लेकिन वहाँ पर प्रिंस का कैरेज आ जाता है। प्रिंस अलग से बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि जिस लड़की को मैं 6 साल से ढूंढ रहा हूँ तुम लोग उसकी खबर तक नहीं ला पाए, आखिर तुम लोग किस काम के हो। और खास बात ये थी कि जिनबो के पास सुपर नेचुरल पावर थी, तो जैसे ही वो मैजेस्टी के पहिए पर अपना हाथ रखती तो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, उसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर चिनबाओ कहता है कि अरे मदर देखो ना इसने ये क्या किया। कहती कोई बात नहीं। तो इस पर जिनबो कहती मामा हम लोग तो कितने गरीब हैं, हम लोग तो पैसे ही नहीं चुका पाएंगे। उसकी माँ कहती है नहीं, जितने पैसे हैं उतने ही चुका देती हूँ, वैसे इस पहिए में सोने की चीजें लगी थी तो पता नहीं मैं कैसे चुकाऊंगी। कहती है मेरी वजह से ये गलती हुई। जब वहाँ पर प्रिंस पर्दा हटाते हैं और खांसते हैं तो देखकर जिनबो कहती है माफ करिएगा अंकल, मुझसे ना गलती से हो गया, मैं तो ये करना ही नहीं चाहती थी। तब प्रिंस के साथ जो सैनिक होता है बोलता है अरे ये तो लड़का और लड़की बिल्कुल आपके जैसे लग रहे हैं, कहीं छोड़ तो नहीं आए थे, ये बाद में हो गया हूँ। कहते चुप बैठो, मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि इस रास्ते में रुकी है तो वो पक्का फादर ने भेजा होगा स्पाई के रूप में। कहती है मुझे माफ कर दीजिए, पैसे देने के लिए तैयार हूँ। प्रिंस उसका हाथ झटक देते हैं और कहते हैं कैरिस लेकर चलो यहाँ से। मन में कह रही होती है इतना दुष्ट इंसान है कि इस तरफ देखा भी नहीं। तभी पता चलता है कि प्रिंस को एक बीमारी है जिसे ठीक करने के लिए उसे मेंशन में बुलाया गया है, तो अभी वहाँ पर उसे चलना पड़ेगा। कहती है ठीक है। यहाँ पर उसका बेटा कहता है माँ हम लोगों को कोई फॉलो कर रहा है। कहती कोई बात नहीं, फॉलो करने तो। जिनको कहती है माँ मैं चाह रही हूँ उन लोगों के ना टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। झैंग समझाती है कि ऐसे नहीं करते हैं, वैसे भी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, लोग अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर खुश रहेंगे। इधर पानी खत्म हो जाता है तो कहती है माँ पानी खत्म हो गया है। कहती ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ। इतनी देर में ही चेनबो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि चेनबो उसे चिढ़ा रहा होता है, तो वो पूरी की पूरी मेज ही तोड़ देती है। कहती है तुम ना जिनबो ऐसे मत किया करो, तुम्हारी माँ परेशान हो जाती है। यहाँ पर हम चिनबाओ को देखते हैं जो काफी पढ़ने में तेज होता है, पल और सादे तरीके से रहता है। वो बाहर निकलती है तो टकरा जाती है प्रिंस से, लेकिन उसको तो पता नहीं होता है कि ये प्रिंस है। कहती है मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गए, शर्म तो आती नहीं होगी तुम्हें, शेमलेस कहीं के। प्रिंस का इलाका है, यहाँ पर तुम आ नहीं सकते हो। तो प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते और तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आ गई, मुझे अप्रोच करने आई हो।
अप्रोच करने आए हो तो तुम्हारा यहाँ पर कोई रास्ता नहीं, तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ। सैनिकों इसे यहाँ से बाहर फेंको। इतनी देर में वहाँ पर जिन्हो आती है और वो इतने तेज मारती है कि वो उड़कर दूर गिरते हैं। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की, क्योंकि उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। अब यहाँ पर झैंग की हालत थोड़ी डाउन हो जाती है। कहती है ये क्या कर दिया मैंने, प्रिंस को सही करने आई थी और प्रिंस को और खराब कर दिया। तो दूसरे मेडिकल डॉक्टर होते हैं, बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई थी, सही करने आई थी और बीमार करने आई थी। जिन्हो कहती है माफ करिएगा अंकल, माफ करिएगा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं नहीं जानती थी कि अंकल इतने वीक है, वरना मैं ऐसा नहीं करती। झैंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। यहाँ पर प्रिंस नहीं चाहते थे कि झैंग उसका उपचार करे, इसी वजह से कहते हैं मैं इससे कोई भी दवा नहीं लूंगा। दूसरे जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं बोलते हैं कि आपको इन्हीं से दवा करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये मेडिकल डॉक्टर है, अगर इनसे नहीं करवाया तो आगे चलकर तुम दिक्कत हो जाएगी। कहती है हाँ मैं हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। प्रिंस मानने को तैयार नहीं होते तो वो जाने लगती है, लेकिन अचानक से प्रिंस के मन में ख्याल आता है कि अगर फादर ने इसे स्पाई की तरह भेजा है तो इसे अपने पास ही रखना सही होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाऊँ अपने फादर के खिलाफ। कहते जा रही हो लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जाओ, इसी वजह से मैं तुम्हें 10,000 सिल्वर टेल्स देने के लिए तैयार हूँ। कहती है मदर एक्सेप्ट कर लो ना, प्लीज एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। झैंग को कहती हाँ बिल्कुल, मैं आपके इलाज के लिए टाइम से आ जाऊंगी। इधर हम देखते हैं झैंग बैठी होती है जहाँ पर उसे घोस्ट मार्केट बुलाया गया होता है। कहती है घोस्ट मार्केट जाना ही पड़ेगा अपनी माँ के बारे में पता लगाने के लिए। दोनों बच्चे सो जाते हैं, अपना वहाँ से निकल जाती है, लेकिन बच्चे सोए नहीं होते, वो तो नाटक कर रहे होते हैं। कहती है जिन्हो भाई माँ घोस्ट मार्केट गई है, क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए, क्या पता वो किसी खतरे में न पड़ जाए। यहाँ पर पता चलता है कि जो छोटा चैन बाओ है ना, वो तो बहुत ही पावरफुल है, वो अपनी पावर के जरिए कुछ लोगों को बुलाता है और बोलता है मेरी माँ पर नजर रखो और हर सिचुएशन की अपडेट मुझे मिलती रहनी चाहिए। इधर हम देखते हैं घोस्ट मार्केट में बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही होती, साथ में ऊपर मैजेस्टी भी अपना रूप बदल कर खड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो घोस्ट मार्केट के मालिक होते हैं और ये बात किसी को नहीं पता होती है। हर रात यहाँ पर आते हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए, क्या आप उस लड़की को ढूंढ पाए? तभी वहाँ पर प्रिंस की नजर पड़ती है कि अरे ये तो वही लड़की है। कहते उस लड़की पर नजर रखो जो उसने कपड़े पहन रखे हैं। मैजिस्ट्रेट उसको पकड़ भी लेते, कहते अपने चेहरे से मास्क हटाओ, कौन हो तुम, हटाओ ना अपने चेहरे से मास्क, लेकिन वो धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। मैजिस्ट्रेट कहते विजिटर्स इस पर नजर रखो। इधर हम देखते हैं कि वो भागकर अपनी दोस्त के पास जाती है। झैंग कहती है कि मैंने आज मास्क पहन रखा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जो यहाँ के लॉर्ड है वो मेरे पीछे पड़े हैं, और तो आज तक किसी के पीछे नहीं पड़े, उन्होंने तो किसी को टच भी नहीं किया। ऐसे अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अपनी ड्रेस चेंज कर लो। पता चलता है कि सुयु बगल वाले रूम में ही बैठी है और वहाँ पर महंगी महंगी वेन फैमिली की चीजें थी ना, वो किसी और आदमी के हाथों बेच रही थी, जिससे उसे काफी पैसा मिल रहा था और आज भी वो डील ही करने आई थी, लेकिन डील वो वहाँ पर नहीं करती है। कहती है यहाँ पर कुछ लोग मेरी बातें सुन रहे होंगे, इसीलिए कहीं और चलते हैं। लेकिन जानने वाली बात यह थी कि सुयु को पता चल गया था कि झैंग उसकी बातें सुन रही है। लॉर्ड ना 1 बाय 1 सबको चेक कर रहे होते हैं, तो वो अपना कपड़ा बदल कर जाने लगती है। लॉर्ड आते हैं, कहते तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? कहती है मैं घोस्ट मार्केट आ रही थी, अब घर जा रही हूँ। कहते लेकिन तुम हो कौन? कहती मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना। तो वो उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ने चलते हैं, खोल कर देखने चलते हैं भाई टैटू, लेकिन तब तक सैनिक आ जाता है कि वो उस लड़की को ढूंढ लिया गया है, आप चलिए। इधर हम देखते हैं झैंग रास्ते से जा रही होती है, चेन बाओ के द्वारा भेजा गया आदमी भी वहीं पर होता है, सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए होते हैं। कहता है कि मेरी माँ संकट में है, हम लोगों को चलना पड़ेगा, लगता है कि मेरी माँ के ऊपर कोई अटैक करने वाला है। सुयु ने उसकी माँ के ऊपर सच में अटैक ही कर दिया, उसे फिर से बेहोश कर दिया और कहती है पिछली बार तुम लोग इसका लुत्फ नहीं उठा पाए थे, लेकिन इस बार अच्छे से लुत्फ उठाना, कोई आएगा भी नहीं। वो लोग उसको पकड़ कर लेकर जाते हैं। जिस लड़के को चेनबाओ ने हायर किया था ना, वो फाइटिंग में इतना अच्छा नहीं था। कहता है कि मैं सिर्फ ट्रैक कर सकता हूँ, लेकिन किसी से लड़ नहीं सकता हूँ, लड़ने के लिए आपको किसी और को ढूंढना पड़ेगा। चेनबाओ पकड़ लेती है गला, कहती है तुमसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूँ, मैं अपनी माँ को बचा लूंगी, लेकिन तुम मेरी माँ को नहीं बचा सकते। मैं कैसे जाऊँ अपनी माँ को ढूंढने? हमें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा जो यहाँ पर अच्छे से जानता हो। लड़के को पकड़ते हैं तो उन्हें तुरंत ही पता चल जाता है कि ये वो लड़की नहीं है, कुछ टेल्स दिए गए थे जिसके बदले में उसने कपड़े चेंज किए। कहते कोई बात नहीं, कब तक भागोगी तुम्हें तो मैं पकड़ ही लूंगा। इधर अभी वही लड़का पहुंच जाता है लॉर्ड के पास कि लॉर्ड आपको किसी को बचाना है, इसके बदले में आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहते सच में तुम मेरे लिए काम करो
करोगे, चलो अच्छी बात है, लो कुछ पैसे ही मेरी तरफ से ले लो, लेकिन इस तरह इंसल्ट यहाँ पर अपनी करवाने मत आया करो। यहाँ पर जिनको कहती है कि क्या मैं जाऊँ लॉर्ड के पास से, थोड़ा सा कहूंगी तो वो क्या पता मान जाए। जिनको जाती है कहती है अंकल अंकल प्लीज मेरी माँ की हेल्प कर दीजिए ना, उन्हें कुछ लोग उठा कर ले गए, वो बहुत ही बैड लोग हैं, आप बचा लीजिए ना मेरी माँ को। प्रिंस मन में सोच रहे थे कितनी प्यारी बच्ची है, अगर मेरी बच्ची होती तो इतने ही साल की होती, कितनी क्यूट है। लेकिन चिन बहुत दूर से कह रहा होता है कि देखो देखो मेरी बहन की एक्टिंग तो देखो, इसका तो ना कोई पक्का अवार्ड मिलना चाहिए, इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। तो जिन्हो भी मन में कहती है अगर मेरे पास ना रिक्वेस्ट ना करना होता ना तो अब तक मैं तुम्हारा लॉर्ड मुंह तोड़ चुकी होती। इधर हम देखते हैं कि उसकी माँ को पकड़कर वो लोग लाए हुए होते और कहते हैं कि चलो चलो इसका अच्छे से लुत्फ उठाएं, लेकिन वो अटैक कर देती है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इतनी देर में लॉर्ड आ जाते हैं, कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत कि इसे टच करे, कहते हो कौन तुम और यहाँ पर क्या करने हो, मुझे माफ कर दीजिए। पर झैंग बेहोश हो जाती है तो लॉर्ड उसको लेकर चले जाते हैं। लॉर्ड अब उसको इतनी करीब से देख रहे होते हैं क्योंकि उसके ऊपर ड्रग का असर हुआ था, तो उसे बहुत ही ज्यादा हॉट फील हो रहा था। उसको इतना करीब देखकर कहीं ना कहीं लॉर्ड को लग रहा होता है कि जैसे 6 साल पहले मैं जिस लड़की से मिला था वैसे ही लग रही है। अभी वो नकाबपोश भी आ जाता है, तो आप इसे एंटीडोट दीजिए लॉर्ड, लेकिन आप इसके करीब नहीं जा सकते हैं। पहले तो मैजेस्टी सोचते नहीं किस कर ही लेता हूँ, अब इतनी करीब आया हूँ तो फिर सोचता हूँ ऐसे मौके बहुत आएंगे, अभी के लिए इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ। और मन में सोचते दोबारा तुमसे मिलता हूँ। जैंग को होश आता है तो वो देखते उसके दोनों बच्चे बैठे हुए, कहती है अरे मेरा तो किडनैप वहाँ पर कैसे आई। तो यहाँ पर चिनबाओ कहता है मामा एक अच्छा लॉर्ड मिल गया था जिसने आपकी जान बचा। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर आ जाते हैं और वेन से कहते हैं कि चलो पल्स चेक करने के लिए प्रिंस की जाना पड़ेगा ताकि पता चले कि उनको कौन सी बीमारी है। इधर अभी हम मैजेस्टी को देखते हैं जहाँ पर वेन को ले जाया जा होता है और वहाँ पर स्यू भी बैठी होती है। जैंग कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर आ गई। कहती मैजेस्टी देखो ना मेरी सिस्टर मेरे बारे में क्या कह रही है, जबकि ये खुद बहुत ही बेकार लड़की है, एक नंबर की कैरेक्टरलेस। 6 साल पहले इसने किसी के साथ नाइट स्पेंड की, उसके बाद इसको बच्चे भी हुए, एक नंबर की सेमलेस गर्ल है। ये आदमियों से प्राइवेट में मिलती है और लोगों के साथ नाइट स्पेंड करती है। इस तरह की सिस्टर होने से अच्छा तो मेरी सिस्टर ना ही होती। अब मैं क्या ही बताऊं, इसे तो मेरी फैमिली से भी निकाल दिया गया है। इतनी देर में बहुत ही तेज से गुस्सा आ जाता है झैंग और अपनी बहन को एक तेज से थप्पड़ मार देती। कहती है तुम मुझसे ज्यादा सेमलेस तो तुम हो जो मेरी मदर की मेडिकल रिकॉर्ड बुक चेक करने के लिए इस हद तक गुजर सकती है। मैजेस्टी कहते हैं कौन है तुम्हारी माँ और हर्बल मेडिकल बुक के बारे में क्या बताना चाहती हो। मेरी माँ ने ही हर्बल मेडिकल बुक लिखा था, अब कई साल पहले बहुत सारे लोग बैटलफील्ड में इंजर्ड हो गए थे तो मेरी माँ ने बचाया था। मैजेस्टी कहते हैं मैं तुम्हारी माँ को अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने मेरी भी जान बचाई थी, इसी ब्लेसिंग से कम नहीं है मेरे लिए, उन्होंने तो सच में कमाल कर दिया था। अब यहाँ पर सुयु कहती है कि प्रिंस लाइए मैं आपके पल्स चेक कर दूं ताकि पता चले कि आपकी ये वीकनेस कहाँ तक पहुंची और आपकी बीमारी भी कहाँ तक पहुंची। लेकिन सामने वेन बैठ जाती है, कहती पहले मैं चेक करूंगी। वो चेक करती है तो यहाँ पर प्रिंस बोलते हैं क्या सच में तुम 6 साल पहले किडनैप हुई थी, मैं भी वहीं पर था, क्या तुम वहीं पर थी। लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। कहती है प्रिंस तुम्हें तो कोई भी बीमारी नहीं, तुम क्या नाटक कर रहे हो। अब वहां पर प्रिंस की पोल खुलने वाली थी क्योंकि वो अपने फादर के सामने झूठ बोल रहे थे कि उनको बहुत ही बीमारी है। कहती है कि तुम्हारी पल्स एकदम ठीक है। अब वो पीछे से मैजेस्टी जाते हैं, कहते हैं कि तुम अभी तक झूठ बोल रहे थे सबसे। लेकिन वो फिर से खांसने लगता है कि मुझे अपना नाटक जारी रखना पड़ेगा। बहुत तेज से खांसते हैं तो वो प्रिंस के मुंह से ब्लड निकल आता है। कहता फादर अगर मैं झूठ बोलता होता तो मेरे मुंह से ये ब्लड ना निकलता। सोयो कहती है देखो देखो ना मैजेस्टी, मेरी सिस्टर कितना गलत चेक करती है, ये तो सही से बीमारी का भी पता नहीं लगा पाती। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, लेकिन मैंने खुद अपने कानों से सुना मिस बेन ने कहा कि आपको तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। कहते हैं मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा, अगर मैं चेक कर लूंगी तो ज्यादा सही रहेगा। वो चेक करने जाती है लेकिन इतनी देर में वहां पर एक सैनिक आकर अटैक कर देता है और ये अटैक खुद प्रिंस ने करवाया होता है ताकि इतनी जल्दी उसकी पोल ना खुले। मैजेस्टी को वहां पर तीर लगने वाला होता है लेकिन वो तीर खुद वहां पर प्रिंस अपने ऊपर ले लेते हैं और उनके हाथ पर लग जाता है। कहते इसकी ट्रीटमेंट करो, जल्द से जल्द इसकी ट्रीटमेंट करो। वो ट्रीटमेंट करने लगती है लेकिन कहीं न कहीं मैजेस्टी को बस एक चिंता सता रही होती है कि क्या सच में उसके बेटे को कोई बीमारी है या नहीं है। कहते हैं चेक करो जल्दी चेक करो। अपनी तरफ से प्रिंस इशारा कर रहे होते हैं कि कुछ मत बताना। मैजेस्टी उसके कंधे पर हाथ रखकर दबा देते हैं कि बताओ। अब यहाँ पर जैंग झूठ बोलती है कि हाँ लगता है प्रिंस को पॉइजन दिया गया है, उसका असर बढ़ता जा रहा है। कहती है सुयु एक बात क्लियर कर दो ना मेरी बहन, पॉइजन दिया गया है या नहीं दिया गया है।
कहता है फादर, आप अब मिस वेन की बातों पर यकीन कर सकते हैं, मेरी बहुत ही बेकार हालत है। मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा दिन तक जी पाऊँगा, लेकिन सच में अगर तुम मुझे ठीक कर पाओ तो ठीक कर दो। हैंकी ने इशारे से कहता है 10,000 सिल्वर टेल्स तुम्हें और मिलेंगे, बस झूठ बोलती जाओ। कहती है कि मैं प्रिंस के ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन सुयु कहती है कि नहीं नहीं मैजेस्टी, मैं करूँगी मैं करूँगी। मैजेस्टी कहते हैं मुझे लगता है कि विनी तुम्हें सही कर सकती हैं, चलो तुम इन्हें सही कर देना। कहती है अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हें चेक करना चाहती हूँ। कहता है बहुत हो गया प्रिटेंड करना, अब चलो हट जाओ। प्रिटेंड तो तुम कर रहे हो, मन में सोचता है इस ओल्ड मैन से तो मुझे निपटना ही पड़ेगा, इतनी आसानी से मैं पर्दाफाश नहीं होने दे सकता। वहाँ पर अपने धीरे धीरे कपड़े निकालने लगता है, लेकिन तभी दोनों बच्चे आ जाते हैं। जिनको कहती है माँ माँ, अंकल की बॉडी तो कितनी अच्छी है, कितने हैंडसम है। वो पीछे मुड़कर देखने चलती है, लेकिन इतनी देर में जिनबा रोक लेता है कि नहीं नहीं माँ, आप उस अंकल की तरफ नहीं देखेंगी, इस तरह किसी आदमी को देखना बेकार है। प्रिंस दोबारा कपड़े पहन लेते, कहते क्या तुम मेरा ट्रीटमेंट कर सकती हो, जबकि वहां पर जैंग ने तो प्रिंस की बॉडी भी नहीं देखी थी। कहती है कि हाँ हाँ मैं कर दूंगी, लेकिन चैनबा तो बिल्कुल भी प्रिंस को नहीं पसंद कर रहा था, लेकिन जिनबो प्रिंस को पसंद कर रही थी कि इनका लुक अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, ये मेरी मदर के साथ आगे चलकर शादी कर सकते हैं। कहती है प्रिंस प्रिंस क्या मैं आपको फादर बुला सकती हूँ। प्रिंस भी थोड़ा हंसने लगते हैं, लेकिन कहीं न कहीं चिनबा को ये चीज अच्छी नहीं लगती। कहता है ये मेरे फादर कभी नहीं बन सकते। यहाँ पर झैंग कहती है हमें अब यहाँ से चलना पड़ेगा, काफी टाइम हो गया। प्रिंस अपने सैनिक को बुलाते हैं, कहते हैं झैंग के बारे में और इस सुयु के का पूरा काला चिट्ठा निकालो, मैं इन दोनों के बारे में अच्छे से जानना चाहता हूँ। दोनों बैठे हुए होते हैं, कहते हैं मामा मुझे लगता है वो जो आंट सुयु है ना, वो जरूर आपसे वो बुक लेने आएंगे, इसीलिए आपको कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द सब कुछ सही हो जाए। पास तभी घोस्ट मार्केट से फिर से संदेशा आता है कि उसे वहां पर जाना पड़ेगा। कहती है तुम दोनों लोग जाकर आराम करो और बिल्कुल भी शोर मत करना, मुझे कैपिटल से बाहर जाना है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। इधर पता चलता है कि उसे लॉर्ड ने बुलाया है, इसी वजह से वहां पर गई थी। है कि कल आपने मेरी जान बचाई, इसी वजह से मैं आपके लिए ये बढ़िया सा तोहफा लेकर आई हूँ। पता चलता है कि मैजेस्टी के महल से वो तोहफा लेकर आई और मैजेस्टी को ही दे रही है। मैजेस्टी इस बात पर हंस रहे होते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे हाथ पलटने चलते हैं, लेकिन वो फिर से हाथ आगे कर देती है। कहती है कि आप मेरे हाथ के पीछे क्यों पड़े हैं। कहते कुछ नहीं। कहते ठीक है चलो साथ में ड्रिंक कर लेते हैं। वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैजेस्टी को एक ही कप में बेहोशी आ जाती है। कहती है कि कोई बात नहीं, ये बेहोश हो गया, आज मैं इसका चेहरा देखे लेती हूँ। मास्क में पता ही नहीं चलता कौन है, मेरे पास अच्छा मौका है। जैसे ही मास्क निकालने चलती है तब तक वहाँ पर सैनिक आ जाता है कि मिस आप ये मास्क नहीं निकाल सकती, आप यहाँ पर गेस्ट है तो गेस्ट बन कर रही है ना, आप यहाँ से जा सकती हैं। सैनिक कहता है ये मिस वेन तो बहुत ही क्यूरियस लगती है, आज तो डिजास्टर ही हो जाता है। पर तब तक वहाँ पर लॉर्ड उठ जाते हैं। हो सकता था मुझे तो खुद ही इसके बारे में पता करना है, मैं क्यूरियस हो रहा हूँ। धीरे धीरे मेरी क्यूरियसनेस बढ़ रही है कि आखिर ये लड़की है कौन। इधर वो कर अपनी दोस्त के पास बैठ जाती है। कहती है कि मुझे ड्रग दिया गया था, इस वजह से मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन अभी मुझे अपनी माँ के कातिल के बारे में ढूंढना ही पड़ेगा। कहती है और ऊपर से ये लॉर्ड मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहती है नहीं नहीं बिल्कुल भी लॉर्ड ऐसे नहीं है, वो कभी किसी औरत को नहीं देखते, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। कहती नहीं मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। विंचेंग घर आ रही होती है, तभी पीछे से एक लड़का आ जाता है। कहता है कि सुनो सुनो मेरी वाइफ कहाँ जा रही हो। कि कौन सी वाइफ, कैसी वाइफ, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। लोगों के बीच में चिल्लाने लगता है कि ये मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है। सुयु कहती है मैंने तुम्हारे लिए अच्छा अरेंजमेंट किया है, आज तुम कैसे बचकर जाओगी। तभी मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते हैं ये सब क्या चल रहा है। जैंग कहती है मैजेस्टी ये कह रहा है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, लेकिन मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। कहता है ये झूठ बोल रही है, मेरे तो बच्चे भी हैं, देखो ये हेयर पिन इसने ही मुझे दिया था ताकि हम दोनों के प्यार की निशानी के रूप में रहे। पता चलता है कि वो उसकी माँ की हेयर पिन है थी और वहाँ पर वो उसके बर्थडे पर गिफ्ट भी कोई देना चाहती थी, लेकिन दे नहीं पाई। कहती माँ प्लीज आज ही गिफ्ट दे दो ना। कहती है मैंने छुपा कर रख दिया है, तुम ढूंढ लेना। अब हम देखते हैं कि वेंसियो कहती है कि हम दोनों तो एक ही साथ में रहते थे, मुझे तो पक्का याद है कि ये तुम्हारी ही हेयर पिन है और जरूर 6 साल पहले तुम किसी आदमी के साथ इंटीमेट भी हुई थी, जरूर यही आदमी होगा। चलो ये हेयर पिन तो फेक नहीं हो सकती ना। कहती है मैं नहीं जानती इस आदमी को, मैं नहीं जानती। कहती अगर नहीं जानती तो हेयर पिन तोड़ देती हूँ। जैसे वो हेयर पिन तोड़ने चलती है तो इस पर झैंग कहती नहीं प्लीज ये पर्सनल चीज है मेरी, इसे मत तोड़ो। कहती फिर एक्सेप्ट कर लो कि ये तुम्हारा ही पति है। अब वो आदमी कहने लगता है कि हाँ हाँ मेरे बेबी, मेरे बच्चों को दूर मुझसे मत करो, मैं जानता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास शोहरत नहीं, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर चली गई। सब कहते कितनी सेमलेस है, कितनी सेमलेस है।
सुयु कहती है आज तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम इससे बच पाओ। मैंने ऐसे जाली बिछाया था। तब प्रिंस आ जाते हैं, कहते एक मिनट रुको, तुम हो कौन? वहां पर मैजेस्टी उसको नीचे बिठा देते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि सच में तुम्हारा हस्बैंड है। कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं जानती हूँ इसे, ये बस आकर यहाँ पर कहने लगा। वो आदमी कहता है कि मैंने इसे घर से निकाल दिया था कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, आदमियों के साथ जाती थी, इसी वजह से मैंने इसे घर से निकाल दिया। तो वहां पर जो झैंग होती है ना, उस आदमी को एक तेज से थप्पड़ मारती है कि तुम्हें सब कुछ कहना था, लेकिन ये जगह जगह आदमियों के साथ में रहती हुई तुमने बोला कैसे? उसे बस एक ही आदमी याद आता है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। प्रिंस बोलते हैं क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में याद है? बच्चे कहती नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ याद नहीं है, ना ही मुझे उसका चेहरा याद है। मैजेस्टी कहते कोई और सबूत है? कहती है कि सुयु कहती मैजेस्टी सबूत क्या चाहिए? सबूत तो आपके सामने है कि ये इसकी वाइफ है और इसे इसके साथ जाना चाहिए। कहता है वाइफ ही मेरे साथ चलो ना, इस तरह यहाँ पर तमाशा मत करो। तब तक वहाँ पर जिन्बो आ जाती है और उस आदमी को एक तेज सा मारते हुए दूर जाकर गिरते हैं। दोनों बच्चे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरी माँ को फ्रेम करने की? तब सुयु कहती है जैसी माँ वैसे बच्चे, देखो एक से बढ़कर एक हैं। बच्चे पैदा ही इतने दुष्ट हुए हैं कि लोगों को मार पीट रहे हैं, ऐसे ही तो है ये। तब वो यहाँ पर जैंग कहती है क्यों ना ब्लड टेस्ट करा ले, जब ब्लड टेस्ट कराने के बाद पता चल जाएगा। सुयु इशारा करती है उस आदमी को कि भाग जाओ। जैसे वो भागने लगता है तो दूसरा सैनिक उसको मार देता है। ये अगर मैं इसे मारता ना तो ये जाकर और खबरें फैलाता, इसलिए इसे मारना जरूरी था। मैजेस्टी कहते चलो अच्छी बात है, ये मर गया तो मर गया। यहाँ मन में झैंग सोच रही होती है मुझे किसी तरीके से अपनी माँ की बुक ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि हर्बल की बुक तो खुद वेन के पास भी नहीं थी, उसकी माँ ने बस उसे कुछ क्लू दिए थे जिसके बारे में उसे ढूंढना था, लेकिन ये बात वेंसियो को नहीं पता थी। कहती है इस बार तो तुम लकी हो, लेकिन अगली बार लकी नहीं रहोगी। वो हेयर पिन तोड़ने चलते तो प्रिंस उस हेयर पिन को पकड़ लेते, कहते ये ले लो, ये तुम्हारी माँ की निशानी है। वापस आकर वो प्रिंस को दवा देती है पीने के लिए। तो इस पर जिन्बो कहती है कि अंकल अंकल तुम्हारा मुंह तो बहुत कड़वा हो गया होगा, ये खा लो, ये रिवॉर्ड की तरह है। लेकिन चिनबाओ कहता है इस आदमी को रिवॉर्ड देने का कोई फायदा नहीं है, मेरी माँ के लायक बिल्कुल भी नहीं है। कहती है प्रिंस मैं यहाँ से जा रही हूँ। वहां पर वो बाल निकाल लेता है जो है जिन्बो के। कहते हैं इसी तरीके से पता करना पड़ेगा कि ये मेरी बेटी है या नहीं है, क्योंकि मुझे वेन पर शक हो रहा है कि 6 साल पहले मैं जिस लड़की से मिला वो वही है। अभी हम देखते हैं कि जिन्बो अपनी माँ से कहती है कि माँ क्या आपने ग्रैंडमदर की हर्बल बुक ढूंढ ली है? कहती है हर्बल बुक तो नहीं ढूंढ पाई हूँ, लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ, सुयु को बेवकूफ बना सकती हूँ। मैंने एक नकली हर्बल मेडिकल बुक बनाई है। तब इस पर चिनबाओ कहता है सच में माँ? कहती है कि हाँ, वो हमेशा मुझे बुली किया करती है ना, लेकिन इस बार देखना मैं उसे कैसे फंसाऊंगी। उसमें मैं एक पाउडर मिला दूंगी जिससे उसकी बॉडी में इचिंग होने लगेगी और मैं एंटीडोट उसे दूंगी नहीं। दोनों कहते वाह वाह माँ, आप तो बहुत ही अच्छी हैं, सच में बहुत ही अच्छी। चैनबाओ कहता है ठीक है, ये पॉइजन तो सुयु को बहुत ही परेशान करने वाला है। हम देखते हैं झैंग बैठी हुई होती है, तभी सुयु आती है कि क्या कर रही हो? जहाँ पर अब सुयु को पता चल जाता है कि उसके हाथ में एक मैप है, मतलब कि उसके पास भी मेडिकल रिकॉर्ड बुक नहीं है, इसीलिए वो ढूंढने की कोशिश कर रही है। जैंग कहती हर बार तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाती हो? कहती इसलिए आ जाती हूँ क्योंकि तुम प्रिंस के पास बहुत करीब रहती हो ना, तो मेरा भी तो थोड़ा बहुत हक बनता है, इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंस के पास रहना चाहती हूँ। लेकिन सुयु कह रही होती इस बार मेडिकल हर्बल बुक अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। इधर हम देखते हैं जिन्बो फिर से अपनी माँ से कहती है कि माँ कहीं वो बैड गाय फिर से आ गए और आपका ये मैप छीन लिया तो क्या होगा, और आप तो ढूंढ भी नहीं पाएंगी। चलो ना, मैं आपके साथ चलती हूँ, इस तरह अब आप अकेले कहीं मत जाया करो। कहती है नहीं तुम लोग चिंता मत करो, मैं अच्छे से अपना ख्याल रख लूंगी। चनबाओ कहता है नहीं नहीं, मुझे किसी पर यकीन नहीं है, बहुत ही डेंजरस सब कुछ है। कहती डेंजरस कुछ भी नहीं, मैं आ जाऊंगी। वो कहती है मैं तो अपनी माँ को बचा कर ही रहूंगी। करते सामान निकालना शुरू कर देती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा हथियार निकालती है। कहती इससे मैं अपनी माँ को बचाऊं। जाने लगती है। तब उसका भाई कहता है कि तुम वहाँ पर क्या करोगी जाकर? कहती है मैं उन सारे बैड गाइस को मारूंगी क्योंकि वो मेरी मदर को हर्ट करना चाहते हैं। कहते हैं हाँ चलो, हम दोनों ही अपनी माँ को बचाएंगे। इधर हम देखते हैं प्रिंस को सही करने के लिए झैंग पानी में कुछ मेडिसिन मिला रही होती है, तो पीछे से प्रिंस कहते हैं यही टाइम है कि मैं उसके हाथ पर जो टैटू बना है उसे देख लूं, आज मैं उससे मिस नहीं कर सकता हूँ। वो पीछे मुड़ती है तो प्रिंस जाते हैं और उन दोनों का किस हो जाता है। दोनों काफी करीब होते हैं, लेकिन तभी पीछे से सुयु आ जाती है। सुयु को देख कर ना झैंग पानी में छुप जाती है प्रिंस के साथ। कहती है कि प्रिंस प्रिंस मैं आप देखने आई थी कि आप रिकवर हुए या नहीं।
नहीं हुए, क्या मैं आपको आज नहला सकती हूँ? प्रिंस कहते हैं नहीं, जाओ यहाँ से। कहती है नहीं नहीं, इससे मुझे करीब आने का मौका मिलेगा, प्लीज मुझे मत जाने दीजिए। कहते हैं मैंने कहा ना जाओ, और जबरदस्ती झैंग अपना हाथ छुड़ा रही होती है कि मुझे जाने दो। थोड़ी सी आवाज आ जाती है, सुयो कहती कौन है यहाँ पर, कौन है? प्रिंस कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे रूम में एंटर करोगी? कहती है लेकिन प्रिंस मैंने कुछ आवाज सुनी। कहते मेरी हेल्थ खराब है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, ऊपर से तुम यहाँ पर इतनी बकबक कर रही हो, जाओ यहाँ से। मन में सोच रही होती कोई ना कोई तो है इसके रूम में, मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। प्रिंस उसका हाथ पकड़कर घसीट लेते हैं और हाथ खोलने चलते हैं, लेकिन इतनी देर में झैंग की नजर जरूर प्रिंस की बॉडी पर पड़ जाती है कि कट के निशान है। उसे याद आता है कि उसने भी एक ऐसे पर्सन के साथ नाइट स्पेंड की थी जिसकी बॉडी पर इतने घाव हैं। तक सैनिक पीछे से आ जाता है, कहता है अर्जेंट मैटर है, डिस्कस करना है। कहता है कुछ देर रुक नहीं सकते थे, बीच में आ गए और मैं उसके हाथ का टैटू भी नहीं देख पाया। कहता है चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कोई वेपन का सीक्रेटली यूज कर रहा है। कहते हैं ठीक है चलो मैं देखता हूँ। देखते हैं झैंग जानबूझकर मैप लेकर आगे आगे जा रही थी, सुई उसका पीछा कर रही थी। कहती चलो चलो चलते रहो। पीछे से चेनबाओ भी कह रहा होता है कि मेरी माँ डेंजर में है। चेनबाओ अपने नकाबपोश आदमियों को बुलाता है और कहता है जाओ मेरी माँ के ऊपर नजर रखो, उनके ऊपर कुछ संकट होगा तो हमें फिर से लॉर्ड का सहारा लेना पड़ेगा, तो चलो उनसे जल्द से जल्द मदद मांगते हैं। झैंग ना अभी भी नाटक कर रही होती, कहती वाह वाह मेरी माँ की बुक मिल गई, मेरी माँ की बुक मिल गई। लेकिन पीछे से सुयु कहती है कि अभी मत इसके पास जाना, जरूर कहीं ना कहीं ये कोई फ्रॉड ना कर रही हो। फिर वो बॉक्स खोलती है, कहती है कि मैं इतनी गंदी एक्टिंग कर रही हूँ क्या कि ये यहाँ पर आ ही नहीं रही। ऊपर देखती है आसमान की तरफ, कहती थैंक गॉड माँ की आपने हर्बल बुक भेज दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। वो अपने आदमियों को भेजती है जाओ अटैक करो इस पर। इधर हम देखते हैं कि चेनबाओ जाता है लॉर्ड से मिलने के लिए। लॉर्ड कहते हैं मैंने तो नहीं सोचा था स्टार पवेलियन के मास्टर मुझसे खुद मिलने आएंगे, लेकिन तुम इतने कावड़ हो कि मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते। चेनबाओ बोलता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील कर सकता, अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तो ठीक है। लॉर्ड सोच रहे होते हैं कि ये तो एक बच्चे की आवाज है और ये आवाज मुझे कहीं सुनी सुनी लगती है। चेनबाओ कहता है मेरी छुपे हुए वेपन्स को ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हारी उसमें मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, कोई बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है, तुम्हें उसे बचाना पड़ेगा। कहते कौन है वो, मुझे बताओ। कहते बस तुम्हें उसे बचाना है, मेरा उससे रिश्ता क्या है तुम ये मत पूछो, मैं उसे जरूर बचाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी शक्ल देखूंगा। वो अंदर जाता है, झटके से कहते हैं अपना चेहरा दिखाओ। जैसे अंदर चेहरा दिखाते तो अंदर कोई और ही बैठा हुआ होता है और वो झटके से प्रिंस को धक्का मार देता है, वो बाहर गिर जाते हैं। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं कि जब मैं पहले बात कर रहा था तो एक बच्चे की आवाज थी, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ तो कोई और है। तभी वहां पर वही नकाबपोश आ जाता है, कहता है कि आपको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। वो वहां से उसको लेकर चला जाता है। चेनबाओ कहता है थैंक गॉड मैं बच गया, इसमें छिपने की जगह थी। इधर झैंग अभी भी उस बुक को लेकर नाटक कर रही होती, सुई पहुंच जाती है, कहती इस बुक का इंतजार इतने सालों से कर रही थी, फाइनली ये मिल गई। झैंग कहती है बुक मुझे दे दो, मेरी माँ की है। कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, अब तो तुम्हें मार डालना पड़ेगा क्योंकि अब तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वैसे तुम्हें मारने का एक और मकसद है मेरा, इसके साथ आजकल तुम ज्यादा ही रोमांस के खेल खेल रही हो ना, इसीलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। जैसे ही मारने चलते तब तक वहां पर लॉर्ड आ जाते हैं, कहते तुम लोग मेरे लोगों को टच करने की। भी लॉर्ड को देखकर ना सुयु भी थोड़ा डर जाती है, कहती है कि लॉर्ड मुझे नहीं लगता है कि आपको हम निजी मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि ये मेरी सिस्टर है। लॉर्ड कहते हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जो तुम्हारे हाथ में ये बुक है ना, जो मेरे साथ लड़की है उसका है, इसको वापस दे दो। कहती है नहीं नहीं मैं इसे नहीं दे सकती। मन में झैंग सोच रही होती है कि अगर अब लॉर्ड ने मेरा खेल बिगाड़ दिया तो पॉइजन का असर सुयु पर होगा ही नहीं, इसलिए मुझे दूसरी चाल चलनी पड़ेगी। वो क्या करती है ना, तुरंत ही वहां पर बेहोश होने लगती है, कहती है मुझे दर्द हो रहा है। लॉर्ड उसको लेकर चले जाते हैं, कहते इस बार तुम बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचोगी। कहती थैंक गॉड बुक मिल गई। इधर लॉर्ड उसको लेकर बैठे हुए होते, कहते ला तुम्हारा पैर देखूं। कहती नहीं मैं पहले से ठीक हूँ। कहते देखने दो ना कि आखिर क्या हुआ है तुम्हें। वो नीचे उतरती, कहती मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी जान बचाई। लॉर्ड उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं क्या इस तरह अपने सेवियर को थैंक यू बोला जाता है? वैसे तुम मेरे अगेंस्ट तो जा नहीं सकती हो, मुझे तो कुछ देखना है तुम्हारे हाथ को। अब यहाँ पर झैंग फिर से सोचने लगती है कि हर बार मेरे हाथ को भला क्यों देखने लगता है और थप्पड़ मारकर भाग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। सैनिक आ जाता है, कहता है मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। लॉर्ड कहते हैं हर बार तुम आखिर बीच में आ कैसे जाते हो इतना जरूरी बात करने के लिए? कहते हैं क्योंकि बहुत ही जरूरी बात है, आपको वेपन्स के बारे में पता करना
पड़ेगा। उधर अब हम देखते हैं जो जिन्बो का बाल लिया था ना उसे चेक करने के लिए वहाँ पर एक बाउल में पानी रखते हैं, उसमें उसके बाल डालते हैं, उसमें अपना ब्लड गिराते हैं, लेकिन दोनों मिक्स नहीं होते। इस पर सैनिक कहता है मुझे नहीं लगता कि वो आपकी डॉटर है। कहते हैं इम्पॉसिबल, वो इतनी बड़ी डॉक्टर है, वो कोई ना कोई खेल तो जरूर खेलेगी ताकि मैं उस तक पहुंच ना पाऊँ। अभी झैंग मन में सोचती है कि 6 साल पहले जिस आदमी के साथ मैंने नाइट स्पेंड की, तो पक्का प्रिंस ही नहीं तो नहीं, आज मुझे पता करना पड़ेगा, उनके कपड़े निकलवाने पड़ेंगे। कहती आइए आइए प्रिंस, आपके लिए ये सब कुछ तैयार हो गया है, अपने कपड़े निकालिए, मैं आपको नहला देती हूँ। प्रिंस कहते तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है मेरे कपड़े निकालने की। कहती नहीं नहीं, आप बहुत वीक है ना, इस वजह से। प्रिंस उसको अपनी तरफ फिर से खींच लेते, कहते क्यों, बताओ ना मेरे कपड़े निकालने की इतनी जल्दी क्यों। कहती मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि बस आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कहते लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। फिर से वो हाथ खोलने चलते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर मैजेस्टी आ जाते हैं। मैजेस्टी कहते तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहती है लॉर्ड आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं इनको कपड़े निकालने में मदद कर रही थी ताकि पानी में जो मेडिसिन मिलाई है उनसे उन्हें सही किया जा सके। उसके फादर कहते हैं आजकल तुम चोरी छुपे बाहर कहाँ जा रहे हो, मैंने सुना है कि तुम हर कई रोज गायब रहते हो। कहते नहीं फादर, ऐसा नहीं है, मैंने सुना है कि एक औरत है जो बहुत अच्छा जितार बजाती है, मैं उसको सुनने के लिए जाता था। कहते हैं मुझसे तो झूठ बोलने की कोशिश मत करना कि और वेन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, वेन ने मेरी जान बचाई है, इसी वजह से। उसके फादर फिर से उसके कंधे पर हाथ रखकर दबाने लगते हैं। कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए फादर, आगे से ये गलती नहीं होगी। कहते हैं गलती तो तुमसे बहुत हो रही है, इसीलिए पहले मैं तुम्हें सजा दे देता हूँ। वहां पर उसे कोड़े से मारने लगते हैं और उसकी पूरी बॉडी से ना ब्लड निकलने लगता है। मन में सोचते हैं ओल्ड मैन, एक दिन तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, तुम एक नंबर के रिबल हो, तुमने मेरी माँ को मारा है। ऐसे ही झैंग वापस जाती तो जिन्बो कहती है आई एम सो सॉरी माँ, आज मैंने भाई को बहुत मारा। जिन्बो बताता है कि हाँ मदर, मैं तो इसको रोक रहा था लेकिन ये मुझे हमेशा ही पीटती रहती है। कहती है मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन इतना वीक क्यों पैदा हुआ, इसे भी पावरफुल पैदा होना चाहिए था। कहती है मेरी लिटिल फेरी इस तरह नहीं करते और ना ही किसी को मारते हैं। कहती है ठीक है, आज के बाद मैं अपने भाई को नहीं मारूंगी। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्रिंस को बहुत चोट लग जाती है तो फिर से जाती है विन चेक करने के लिए। मैजेस्टी कहती है ये बताओ ये थोड़ा बहुत ठीक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि 3 दिन बाद इसका बर्थडे है, मैं नहीं चाहता लोग इसको देखे तो कहीं ये इतना बीमार रहता है। मन में सोच रही होती है कि मुझे कुछ और बताना ही पड़ेगा। कहती है कि मैजेस्टी इसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल चुका है, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। मैजेस्टी कहते कितना टाइम है। कहती लगभग 3 साल, 3 साल के अंदर ही अंदर इनकी डेथ हो जाएगी। तभी वहाँ पर दूसरे डॉक्टर आते हैं और वहाँ से मैजेस्टी को जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर झैंग ने प्रिंस की चोट देख ली थी, इसी वजह से उसने वहाँ पर झूठ बोला था। टाइम आ गया है कि मैं घाव के निशान देख लूं। कहती कपड़े निकालो। कहता है क्यों मेरी बॉडी को देखने की कोशिश कर रही हो। कहती है अगर इलाज नहीं किया ना तो मर जाओगे, चलो लेट जाओ चुपचाप। लेकिन जब जैसे ही कपड़ा हटाती तो देखती है बहुत ही ज्यादा घाव होते हैं। कहती है अब रियल घाव कहाँ से पता चलेगा, इसमें तो हर रोज के घाव बस पड़े हुए हैं। कहती है ये सब कैसे हो रहा है। कहते हैं हर रोज मेरे फादर मुझे मारते हैं। वहाँ पर प्रिंस को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मन में सोचता है कि मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम यही हो। इधर जेनबो और चेनबो कहते हैं कि अभी तक वो सुयु आंट नहीं है, क्या उन्हें एंटीडोट मिल गया क्या। कहती पता नहीं, लेकिन मुझे पता करना पड़ेगा। चेनबो कहते हैं चलो पता करते हैं। कहती नहीं, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं पता करके आती हूँ। इधर जाती है वो तो देखती है कि अब सुयु की बॉडी में खुजलाहट होने लगी थी। तो सुयु कहती है आखिर मैं कहीं गई भी नहीं, ये खुजलाहट कब से स्टार्ट हुई होगी। तभी उसे पता चल जाता है कि वो बुक पढ़ रही थी, तभी उसे खुजलाहट हुई होगी। और पता चलता है कि उस बुक में जो जो लिखा गया था ना वो सब काम कर रहा है। एक लेडी को बेबी होने वाला था तो उसने इन फॉर्मूला का उपयोग किया तो वो बेबी हो गया। कहती है मतलब ये रियल बुक है। अब सही है, मैं जल्द से जल्द क्राउन प्रिंसेस बन जाऊँ, मेरी लाइफ सेट है, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है, मुझे इतनी ज्यादा खुजली क्यों हो रही है। लेकिन तभी एक नकाबपोश उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें मौत मिलकर ही रहेगी, तुमने जो बुक दी है ये नकली बुक है। बाहर झैंग कहती है कि मतलब सुयु को कभी ये बुक चाहिए ही नहीं थी, ये किसी और के लिए बुक खोज रही थी। अंदर से सुयु कहती है ये बुक असली है, ये बुक असली है, मैं सच कह रही हूँ। झैंग वहां से भागने लगती है। सुयु और नकाबपोश उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैजिस्ट्रेट उसको पकड़कर घसीट लेते हैं। कहते हैं किससे बचकर भाग रहे हो। कहती नहीं बस ऐसे ही। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। कहती क्या चाहिए। प्रिंस अब अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और उसको किस करने लगते हैं। दोनों वहां पर एक दूसरे को किस करते हैं और किस करने के बाद जब वो सुबह उठती है ना तो अपने दोनों बच्चों के साथ आगे बढ़ रही होती है। कहते हैं चंबा पक्का सुयु की ना हालत बुरी हो गई होगी, वो तो भीख मांग रही होती कि मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। इधर से प्रिंस आ जाता है तो जिन
जिन्बो तुरंत ही जाकर गले लग जाती है कि अंकल अंकल आप आ गए, आज तो आपका बर्थडे है। प्रिंस झैंग से कहते हैं क्या तुमने मेरे लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर किया? कहती कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट? कहते कोई बात नहीं, लास्ट नाइट मैंने अपना गिफ्ट ले लिया था। तब नीचे से चेनबाओ कहता है कौन सा गिफ्ट मिला, मैं क्यूरियस हो रहा हूँ, मुझे बताओ। वो बताने चलता है तो कहती चुप रहो तुम। दोनों एक दूसरे के पास चले जाते हैं। जिन्बो कहती वाह सो रोमांटिक, मेरे अंकल और मदर तो कितने अच्छे लग रहे हैं। चेनबो कहता है इसे अच्छा लगना नहीं कहते, इसे एडवांटेज लेना कहते हैं, जैसे ये सेमलेस मैन मेरी माँ का फायदा उठा रहा है। वो उन दोनों को दूर करता है, कहती है कोई बात नहीं, कोई ये इंसिडेंट था। कहती यहाँ पर प्रिंस को लगता है कि ये आवाज तो उसने कहीं सुनी है, कि वो पवेलियन मास्टर से जब मिला था तब उसकी आवाज सेम थी। कहते हैं मुझे पता करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सैनिक आ जाता है कि चलिए कुछ अर्जेंट मैटर आ गया। कहते हैं मैं जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखो। इधर जिन्बो कहती है मामा मुझे लगता है ना कि हमें सुई आंट को देखना चाहिए, मुझे तो बहुत मजा आएगी। कहते चलो देखते हैं। क्योंकि प्रिंस का बर्थडे होता है तो चारों तरफ तैयारी चल रही होती है, सब खाने के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं। तब तक उधर से सुयू आ जाती है। कहती है सिस्टर 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 आप कैसी हैं? अब मन में सोच रही होती है जिन्बो की ये आंट तो बिल्कुल सही है, क्या इन्हें पॉइजन का असर नहीं हुआ क्या? पर सुयो ना जैन का मजाक उड़ाने लगती, तुम जैसी बेकार लड़की यहाँ पर क्या करनी है? जिन्बो कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का मजाक उड़ाने की? वहां पर वो एक स्टूल को तोड़ देती है। कहती है तुम अपनी बच्ची को संभाल कर रखो, देखो देखो ये मुझे मारने की कोशिश कर रही है। कहती है बैड वुमेन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती, तुम हमेशा से मेरी माँ को परेशान कर रही थी। सो ये चिल्लाने लगती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, देखो ना ये दोनों बच्चे मेरे साथ क्या कर रहे हैं। चेनबाओ कहता है तुम हमेशा ही ट्रबल क्रिएट किया करती हो, चुप बैठो ना। यहाँ पर सुयू कहती है मैं ऐसा बखेड़ा तैयार करूंगी ना तुम्हारे बच्चों तुम्हें लेकर कि तुम्हें एंटीडोट देना ही पड़ेगा। तो तुरंत ही झैंग फिर से उसको थप्पड़ मार देती है कि तुम हर बार मेरे बच्चों को बीच में मत लेकर आया करो। वैसे भी इनके फादर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी माँ भी जिंदा नहीं, मैं इनकी केयर कर सकती हूँ। उसकी बॉडी में खुजलाहट होने लगती है। सुनो सुनो सुनो, इसने मेरे ऊपर पॉइजन का असर कर दिया, मेरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा खुजली होने लगी है। झैंग समझ जाती है कि ये नई साजिश लेकर आई है। झैंग कहती है आप लोग मेरे हाथों को भी देख लीजिए, मेरे हाथ में कोई भी पॉइजन नहीं, मतलब ये सिर्फ नौटंकी कर रही है। तब जिन्बो कहती है तुम मेरी माँ को क्यों फंसा रही हो, मेरी माँ ने तुम्हें कोई पॉइजन नहीं दिया है। लेकिन धीरे धीरे सबकी बॉडी में वही खुजलाहट होने लगती है। कहती है सिस्टर तो मेरे ऊपर ये पॉइजन का असर की, लेकिन सबके ऊपर कैसे कर सकती हो? सब कह रहे होते हैं हाँ हाँ ये दुष्ट है, ये दुष्ट है, ये सबको जीना ही नहीं देना चाहती। सुयू कहती है वैसे भी मैं क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हूँ, तब भी ये मेरे साथ ऐसा कर रही है। जेनबो कहती है कि तुम सब चुप हो जाओ वरना तुम लोगों को मार मार कर यहीं पर अभी ढेर कर दूंगी। जेनबो से कहता है तुम माँ की केयर करो, मैं एविडेंस लेकर आता हूँ। सुयू कहती है कि सिस्टर अब तो एंटीडोट दे दो ना, जल्द से जल्द अपनी मिस्टेक इन लोगों के सामने स्वीकार कर लो। तब तक प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। वहां पर जैसे ही प्रिंस जाते हैं कहते हैं कि पॉइजन तुम लोगों को जो है विन ने नहीं दिया है, किसी और ने दिया है। पता चलता है कि खाने में जहर मिलाया गया था। सोयो मन में सोचती इतनी जल्दी कैसे इस आदमी को पकड़ लिया गया। कोई बात नहीं, मेरा सेकंड ऑप्शन भी तैयार है। सोयो कहती है आखिर तुम्हें किसने दिया था खाने में पॉइजन मिलाने के लिए? वो आदमी बोल देता है कि झैंग ने दिया था, इसी ने दिया था। सब कहते हैं देखा देखा ये बहुत ही बेकार है, ये बहुत ही बेकार है, इसे तुरंत ही फांसी पर चढ़ा दो। झैंग कहती है मैंने नहीं दिया था। सोयो फिर से हाथ आगे बढ़ा देती है कि एंटीडोट मुझे दे दो। झैंग कहती है कि मैं एंटीडोट दे दूंगी लेकिन तुम सबको इस सुई को छोड़कर। कहती क्या मतलब तुम मुझे नहीं दोगे? फिर से थप्पड़ मार देती है। कहती है कि मैंने इसे सच में पॉइजन दिया था क्योंकि इसने मेरी माँ की मेडिकल हर्बल बुक चुराने की कोशिश की, बाकी आप सब लोग ले लो, लेकिन ये यहाँ पर साजिश के तहत आई थी। कहती देखो देखो इसने स्वीकार कर लिया। तब तक उधर से चेनबाओ आ जाता है, कहता है आंट इतनी आसानी से नहीं बच सकती, देखो मैं ले आया, खाने में मिलाया गया था, आपने ही ये मिलाया था ना, मुझे ये मिल गया और ये आदमी भी सुयू के साथ मिला हुआ है। कहता है वो आदमी ये छोटा बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे पकड़ कर ले जाया जाता है। तब यहाँ पर पता चलता है सुयू के एविल इंटेंशन के बारे में। कहा जाता है कि इसे जेल में डाल दो। जैसे चेनबाओ आता है तो चेनबो कहती तुम्हें कैसे पता चला कि उस सेफ के अंदर प्रॉब्लम है? अब चेनबाओ तो झूठ बोल रहा होता है। कहता है वो असल में उसने अपने लोगों को बुलाया था और कहा था कि जल्द से जल्द पता लगाओ कि अंडरग्राउंड होकर कि मेरी माँ को कौन फंसा रहा है। कहता है कुछ नहीं, उस सेफ को देखकर ही लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। मन किया कि एविडेंस ढूंढो और मैं वहाँ गया, मुझे एविडेंस मिल गया, देखो मैंने अपनी माँ की हेल्प भी कर दी। अभी उसके पास फिर से एक पर्ची आती है, पता चलता है कि सुयू की डेथ हो गई है, वो भी जेल में। कहती है ऐसे कैसे वो जेल में जे उसकी डेथ हो सकती है, पॉइजन से तो नहीं होगी, मतलब जो आदमी उससे मिलने आया था उसी की वजह से हुआ है। आखिर कौन है जो उससे मिलने आया था? जिन्बो कहती मुझे अगर पता चल जाए ना तो मैं पक्का उसे मार डालूंगी, मुझे जाने दो माँ। कहती तुम पावरफुल, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मार सकती हो। जिन्बो कहता है मैं एविडेंस इकट्ठा करता हूँ। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो प्रिंस के
के फादर हैं वो एक आर्मी तैयार कर रहे हैं, जितने भी लोग उसकी राजगद्दी छीनने की कोशिश कर रहे हैं वो उसे मार डाले। वो स्टेप फादर है, उसकी माँ को मार डाला था क्योंकि वो अब दूसरे बेटे को राजा बनाना चाहते थे। इसी वजह से वो चोरी छुपी आर्मी तैयार कर रहे थे, अगर कभी भी मैं रिबेल बनने की कोशिश करूँ तो वो मुझ पर ही आक्रमण कर दे। कोई बात नहीं, सुयू की डेथ हो गई, लेकिन ये बात बाहर ना आने पाए कि इसकी वजह डॉक्टर वेन भी हो सकती है। जो भी बोले उसको जान से मार दो। वो फिर से जाती घोस्ट मार्केट में लॉर्ड से मिलने, कहती है लॉर्ड जो मैंने यहाँ से पाउडर लिया था जो है सुयू को परेशान करने के लिए, पॉइजन देने के लिए, उससे उसकी डेथ नहीं हो सकती। कहते हैं कि तो फिर तुमने यहाँ से पाउडर खरीदा था, तुम्हें पैसे लौटाने पड़ेंगे। कहती मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, ज्यादा पैसे नहीं है। मन में अभी भी कहीं ना कहीं डाउट होता है प्रिंस के कि कहीं ये फादर के स्पाई तो नहीं है, लेकिन जब वो बोलती मेरे पास इतने ही पैसे हैं तब प्लॉट का कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि शायद इसके पास इतने पैसे नहीं है, नहीं तो ये और भी पैसे देती। कहते हैं सबसे पहले मुझे इसके चेहरे से मास्क हटाकर देखना पड़ेगा और इसके हाथ पर वो टैटू। मेजेस्टी कहते अपने चेहरे से मास्क हटाओ। कहते तुम भी हटाओ मैं भी हटाऊंगा। कहते हाँ ये डील ठीक रहेगी, दोनों ही अपने चेहरे से मास्क हटाते हैं, लेकिन जैसे ही झैंग हटाती तो वहाँ पर दूसरी लड़की होती। कहती मैं वीक हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फायदा उठाओ। मैं ड्रेस नहीं बदली लेकिन लड़की बदल गई है, तुम कौन हो? कहती मैं कोई भी नहीं। सैनिक आता है, कहता है ये वो लड़की नहीं है तो क्या आपको इसका पीछा नहीं करना चाहिए? कहते पीछा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि ये वेन ही है। झैंग होती है ना, उसने नकली चेहरा अपने ऊपर लगा लिया था, इस वजह से वो बच गई थी। प्रिंस जाते हैं, कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, क्या तुम मुझे मिलने दोगी? कहती है ये यहाँ पर आ गया है मुझे अनकंफर्टेबल करने के लिए। तेने चारों तरफ से कंबल ओढ़ लेती और अपने कपड़े देखने नहीं देती। कहती मुझे बहुत ठंड लग रही है। जैसे ही वो कंबल हटाने चलता है तब ही जनबो आ जाती है और एक तेज सा मारती है। फिर से प्रिंस दूर जाकर गिरते। कहती मुझे माफ कर दीजिए, मैंने फिर से ट्रबल क्रिएट कर दी, लेकिन आप मेरी माँ को छू रहे थे ना इसलिए मैंने ऐसा किया। चेनबाओ कहता है ये सेमलेस पर्सन कभी नहीं सुधरेगा, मेरी माँ को हर बार परेशान करने आ जाता है। चेनबाओ कहता है जाओ ना यहाँ से। तो प्रिंस उसका गाल पकड़ कर ना दबाने लगते हैं। कहते हैं मेरा हाथ गाल छोड़ दो, जानते नहीं मैं कौन हूँ। इधर झैंग मन में सोचती है कि ये क्या मैं इसको हटा दूं? कहती हटाकर क्या करूंगी, हटाती नहीं हूँ। वह हटाती नहीं, वैसे ये मेरी माँ की दी हुई निशानी है। पता चलता है कि उसकी माँ ने उससे एक चीज कही थी कि मेडिसिन बुक वेन फैमिली में है। कहती है मतलब वो मेरे रूम में है, मुझे वेन फैमिली के पास जाना पड़ेगा। जैसे ही जाते तो उसके फादर बहुत ही तेज से वेन को मार देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम्हारी बहन मर गई और तुम यहाँ पर हो। कहती मैं दुख जताने आई हूँ फादर, आखिर मैं भी तो इस फैमिली की कुछ लगती हूँ, मेरा भी कुछ हक बनता है। फिर से मारने चलते तो वो हाथ पकड़ लेती है। कहती है मेरी माँ को तो तुमने मारा है ना, और मैं इतनी जल्दी से अपनी माँ के कातिल को नहीं छोड़ूंगी। तो उसके फादर कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर आरोप लगाने की, अभी बताता हूँ, पकड़ लो इसे। उसे मारने चलते तब तक प्रिंस आ जाते हैं। प्रिंस को वहां पर देख कर फादर होते हैं, कहते हैं ये क्या? कहते हैं क्योंकि ये मेरे होने वाली क्राउन प्रिंसेस हो, तुम इसे चोट नहीं पहुंचा सकते। अब उसके फादर तो खुश हो जाते हैं, चलो कम से कम ये क्राउन प्रिंसेस बन रही है, अंदर चलो। अंदर जाती है और बुक ढूंढना स्टार्ट करती है। काफी जगह बुक ढूंढती नहीं मिलती। फिर उसे याद आता है कि वो तो बेड के पास है। देखती है तो उसे वो बुक मिल जाती है। कहती थैंक गॉड बुक मिल गई। फादर यहाँ पर एक चाल चलते हैं, सोचते हैं कि ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेंगे, मेरा भी रुतबा बढ़ जाएगा। वहां पर वो ड्रग छोड़ देते हैं अंदर। कहते ये क्या है भला, दोनों ही मदहोश होने लगते हैं। वो उसको किस करने लगता है, किस करते करते कब वो दोनों खो जाते हैं और वहां पर अपनी नाइट स्पेंड करने लगते हैं। जब नाइट स्पेंड करके सुबह उठते हैं ना, प्रिंस के बॉडी पर सच में निशान है, मतलब ये वही पर्सन है। कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। कहते हैं माफ करना 6 इयर्स पहले तुम थी, मुझे भी ढूंढने में और काफी टाइम लग गया। वहाँ पर मैजेस्टी आ जाते। कहते तुम दोनों क्या कर रहे थे? कहते मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैजेस्टी इस बात पर राजी नहीं थे। तब यहाँ पर प्रिंस बोलते हैं फादर मेरी आंखों के सामने खंजर लेकर उनके सीने के आर पार किया, आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं देखा? मैंने सब देखा। मैजेस्टी कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो? कहता है कि फादर आप तो रिबेलियन है, एक नंबर की रिबेलियन। पता है वो राजगद्दी तो मेरी है, आपने बस मेरी माँ को फंसाकर वो जगह हथियाई है। कि जो सुयू से हमेशा मिलने जाते थे वो कोई और नहीं बल्कि रैंक के डॉक्टर थे, वही मिले हुए थे मैजेस्टी से, क्योंकि उनको मेडिकल बुक चाहिए। तब उन लोगों की पोल खुल गई थी। तो मैजेस्टी कहते कोई बात नहीं, सर्च करो, वो बुक मिलनी ही चाहिए। झैंग के हाथ में होती और कहती मैं ये बुक नहीं दूंगी। मैजेस्टी कहते आखिर कैसे नहीं दोगे बुक? यहाँ पर मैजेस्टी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि प्रिंस को मार्शल आर्ट आती है, वो अपनी पावर के द्वारा वहां सैनिकों को मार देता है। मैजेस्टी कहते क्या तुम्हें मार्शल आर्ट भी आती थी? कहते हाँ, मेरी माँ को मारने के बाद मैंने हमेशा से बेवकूफ बनने का फैसला लिया, मैं कभी भी मार था ही नहीं, मैं चोरी छुपे मार्शल आर्ट सीखता था। मैजेस्टी चिल्लाने लगते हैं कि आओ और सैनिकों इनको मारो। कहते लॉर्ड हम लोग आ गए, आपको देर तो नहीं हुई? कहती क्या तुम लॉर्ड हो, घोस्ट मार्केट के लॉर्ड? कहता हाँ वो सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यहाँ
पर सारा काला चिट्ठा मैजेस्टी का खुल जाता है। मैजेस्टी थोड़ा सा पीछे हटते हैं और वेन को मारने चलते हैं। वो आकर मैजेस्टी को पकड़ लेती है और दूर जाकर पटक देती है। अब यहाँ पर लॉर्ड को पता चल जाता है कि मास्टर पवेलियन का रोल अदा कर रहा है, मतलब इतनी छोटी उम्र में इतना होनहार बच्चा तो उसका ही हो सकता है। क्या सच में मदर ये मेरे फादर है? कहते हाँ मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, और साथ में किस करने लगते हैं। जेनबो जानबूझकर देख रही होती तो चेनबो अपनी बहन की आंखों पर हाथ रख रहा होता है कि ये सब नहीं देखते हैं, ये सब नहीं देखते हैं, और दोनों किस कर रहे होते हैं। और इसी प्यारी सी किस के साथ इस ड्रामा का एंड होता है। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।